हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। दोस्तों, इस सेमेस्टर से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस सेमेस्टर से फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का ये सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो के अंदर हम आज कवर करेंगे प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में। तो प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में आज हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लाज्मिड वेक्टर क्या होते हैं और आपके सिलेबस में जो मेंशन प्लाज्मिड वेक्टर के एग्जांपल्स हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। दोस्तों, यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग बायो बुक टेक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे बायो बुक टेक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे और साथ में वहां पर बीएससी के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मैं वहीं पर आपको शेयर करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए प्लाज्मिड वेक्टर। आज के इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था वेक्टर के बारे में, वेक्टर क्या होते हैं और एक अच्छे वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेक्टर को बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर, एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये एग्जाम पेपर में कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्रेशन वेक्टर क्या है या क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, राइट, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्लाज्मिड के बारे में। तो उन्हीं टाइप में से एक टाइप है प्लाज्मिड। तो आज हम प्लाज्मिड वेक्टर को काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं और आपके सिलेबस में जो प्लाज्मिड वेक्टर के एग्जांपल्स जो दिए गए हैं वो है PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर या PUC 8 प्लाज्मिड वेक्टर या PGEM 3Z प्लाज्मिड वेक्टर। इन तीनों वेक्टर के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में आप लोग नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम पेपर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं वो PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर के रिगार्डेड पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं प्लाज्मिड क्या है। एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज तीनों तरह के क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। अगर आपके एग्जाम पेपर में थ्योरेटिकल बेस पे है तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर 5 नंबर या 7.5 नंबर में, और शॉर्ट क्वेश्चन भी कहीं से पूछा जा सकता है। या तो प्लाज्मिड आपसे पूछ लेंगे प्लाज्मिड क्या होता है, या प्लाज्मिड के एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल PBR 322 प्लाज्मिड दिया जा सकता है या PUC 8 प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है। यानी कोई भी प्लाज्मिड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे प्लाज्मिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कोई प्लाज्मिड यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, यानी बिना किसी डाउट के समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस पर डाउट करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, हर टर्म पर। यानी बायोटेक्नोलॉजी को जब तक आप इसको लॉजिकली या प्रैक्टिकली तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आप लोग सिर्फ इसे रटेंगे सिर्फ, राइट। बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट जब उन्हें पता नहीं होता, तो जैसे प्लाज्मिड है, अब इस पर शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आया तो आप लोग इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको याद करके एग्जाम पेपर में लिख देंगे। लेकिन आप जब तक इसको प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे तब तक ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आगे चल करके बायोटेक्नोलॉजी अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर में आता है, जैसे CSI या नेट में आप पढ़ाई करते हैं, तो आपका बेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट। दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना ये चाहता हूँ जो आपका मेन पॉइंट होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी टर्म यूज़ हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, उससे एक लॉजिकल क्वेश्चन उठाना है कि हम जैसे आज पढ़ रहे हैं हम प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड है क्या, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, और जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इसका यूज़ क्या है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। हर टर्म का या हर टेक्निक का आपको यूज़ पता होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कई तरह की टेक्निक्स आपको पढ़ाई जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल PCR टेक्निक या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कई तरह की टेक्निक होंगी। तो उन टेक्निक का यूज़ क्या है, आप लोगों को सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर उस टेक्निक को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक आप उसके बारे में पढ़ेंगे तब तक आप उस पर लॉजिकल क्वेश्चन नहीं उठाएंगे अपने एग्जामिनर के सामने या अपने कॉलेज प्रोफेसर के सामने। तो आपको ध्यान रखना है, आज हम जैसे प्लाज्मिड पढ़ रहे हैं तो उसका यूज़ हमें अच्छे से पता होना चाहिए, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी डिटेल में प्रैक्टिकल तरीके से बताऊँगा। ठीक है, चलिए जानते हैं प्लाज्मिड है क्या। बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। यानी अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के अंदर
एक तो उसका मेन अपना डीएनए होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। अगर आप इस प्लाज्मिड को या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को निकाल दें बैक्टीरियल सेल से, तो बैक्टीरिया की बॉडी पर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो सर्कुलर डीएनए है, इसमें जो जीन्स होते हैं वो नॉन इसेंशियल जीन्स होते हैं, जो सर्वाइवल के लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, राइट। लेकिन ये जो मेन डीएनए होता है, इसमें ऐसे जीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया की सेल को ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, उसकी सेल डिवीज़न को रेगुलेट करते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको निकाल दोगे तो बैक्टीरियल सेल डेथ हो जाएगा, ठीक है, पूरा डेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको निकालेंगे तो बैक्टीरिया की सेल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस पर कौन से जीन्स होते हैं, नॉन इसेंशियल जीन्स। जैसे फॉर एग्जांपल एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, जैसे एम्फिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन। अच्छा, ये जो एम्फिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अगर आप बैक्टीरिया को किसी एंटीबायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर रख दें, तो उस एंटीबायोटिक इन्वायरमेंट से अगर एम्फिसिलिन का इन्वायरमेंट अगर आप रख देते हैं, तो उसे कौन बचा सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया को किल कर देगा, तो बैक्टीरिया वहाँ से कैसे बच सकता है। तो जो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड पर जो एंटीबायोटिक जो जीन्स है, अगर एम्फिसिलिन प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक या एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। वो क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है, वो उसको बैक्टीरिया को उस एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन के जो इन्वायरमेंट आपने क्रिएट किया है उससे बचा लेगा, ठीक है। तो यानी कि ये सर्वाइवल के लिए तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि सेल्फ रिप्लिकेट हो सकता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, देख सकते हैं गोल आकार का है और डबल स्टैंडर्ड होता है। फाउंड इन बैक्टीरियल सेल इन एडिशन टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। अगर आप इसका साइज देखें तो 1 इंटू 10⁶ डाल्टन टू 200 इंटू 10⁶ डाल्टन तक होता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन सम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बैक्टीरियल सेल में ही पाया जाता है, एक्सेप्शनली आप कह सकते हैं कि ये कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये नेचुरली पाया जाता है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर, ये मैन मेड प्लाज्मिड वेक्टर है, यानी इसको हमने आर्टिफिशियली तरीके से खुद से ही इसको बनाया है, राइट। प्लाज्मिड डू नॉट कैरी जीन्स इसेंशियल फॉर नॉर्मल सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ये जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला जो प्लाज्मिड होता है, इसमें नॉन इसेंशियल जीन्स होते हैं, राइट। यानी कि ऐसे जीन्स नहीं होते जो बैक्टीरिया की जो सेल ग्रोथ को देखें या उसके डिवीजन को देखें या रेगुलेट करें, इस तरह के जीन्स नहीं होते। इस तरह के जीन्स सिर्फ उसके मेन डीएनए में ही प्रेजेंट होता है। बट दे कन्फर्म सम यूजफुल ट्रेट्स टू द ऑर्गेनिज्म लाइक रेजिस्टेंस टू द सर्टेन एंटीबायोटिक और टॉक्सिन्स। यानी इसके अंदर ये जो प्लाज्मिड होता है, इसमें कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि इसे एंटीबायोटिक से या टॉक्सिन से बचाने वाले जीन्स होते हैं, जो कि रेजिस्ट करते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। दीज में एग्जिस्ट इधर इंडिपेंडेंटली, ये जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर इंडिपेंडेंटली और मे बी बिकम इंटीग्रेटेड, यानी कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है इंटीग्रेट होकर के, और या फिर अलग से इंडिपेंडेंटली भी प्रेजेंट हो सकता है, राइट। जनरली प्लाज्मिड्स आर नॉन इसेंशियल फॉर द बैक्टीरियल सेल। जनरली प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरियल सेल के लिए नॉन इसेंशियल होता है अंडर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक इन्वायरमेंट पे रख देंगे तो उस समय उसे कोई बचा सकता है, तो वो जीन्स ही है, वो प्लाज्मिड ही है जो उसे बचा सकता है। अगर उसके अंदर वो प्लाज्मिड नहीं है तो उसके अंदर जीन्स भी नहीं होंगे, इसका मतलब बैक्टीरिया मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है एक्सेप्ट अंडर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। प्लाज्मिड कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर देयर ऑन रेप्लिकेशन। प्लाज्मिड के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है इसके ऑन रेप्लिकेशन के लिए, राइट। जैसा कि हमने कहा, ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है। दे ऑल्सो कंटेन जीन्स फॉर एंटीबायोटिक। प्लाज्मिड के अंदर जीन्स होते हैं एंटीबायोटिक के लिए। हैवी मेटल रेजिस्टेंस का गुण होता है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के जीन्स होते हैं, पोल्यूटेंट डिग्रेडेशन के जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि वे सारे जीन्स हैं जो कि नॉन इसेंशियल हैं। अगर आप इनको निकाल भी दो, अगर यह काम ना भी करे, तो कोई बहुत ज़्यादा इसकी बॉडी इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं होगा। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मिड, बट फॉलोइंग 3 टाइप्स आर वाइडली स्टडीड एंड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। बैक्टीरिया में ये जो प्लाज्मिड होता है वो कई तरह का होता है, लेकिन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर वाइडली यूज होते हैं वो पहला है एफ प्लाज्मिड्स, राइट। 3 होते हैं, पहला है एफ प्लाज्मिड। एफ जो है वो स्टैंड फॉर फर्टिलिटी। दोस्तों BSc फर्स्ट ईयर में मैंने कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ाया था आपको, शायद आपको ठीक से याद हो। तो ये जो एफ प्लाज्मिड होता है ये कॉन्जुगेशन में अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पर, राइट। इट प्ले मेजर रोल इन कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया,
ऑल्सो कोल्ड कॉन्जुगेटिव, इसको हम कॉन्जुगेटिव या फिर ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड भी बोलते हैं। दूसरा है आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड क्या होता है? कैरी जीन्स फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। आर प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं, ये इस तरह के जीन्स को कैरी करता है। नंबर थर्ड है कोल प्लाज्मिड्स। कोल प्लाज्मिड जो होता है कैरी जीन्स फॉर कोडिंग कोल्सिसिन्स, इसके अंदर जीन्स होते हैं जो कि कोल्सिसिन को कोडिंग करते हैं। द प्रोटीन, ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ई कोलाई जो सेल्स होती हैं उनको, सेंसिटिव जो सेल्स होती हैं उनको किल कर सकता है, राइट। उसके बाद आता है प्लाज्मिड इन बैक्टीरियल सेल में अकर सिंगली। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो प्लाज्मिड होता है वो सिंगल भी पाया जाता है और इन मल्टीपल कॉपीज में भी वो पाया जा सकता है, राइट। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बैक्टीरिया सेल के अंदर जो प्लाज्मिड होता है वो सिंगल में भी पाया जाता है या अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाकर भी उसके अंदर पाया जाता है। सिंगल कॉपी प्लाज्मिड जो होते हैं रिप्लिकेट एंड सेग्रीगेट विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये जो है सिंगल जो कॉपी प्लाज्मिड्स होते हैं ये रेप्लिकेट करते हैं और बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट रेप्लिकेशन, इसको कहा जाता है। दूसरा जो मल्टीपल कॉपी वाले प्लाज्मिड होते हैं, द मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड अंडरगोज मोर देन वन रेप्लिकेशन फॉर ईच रेप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन के साथ साथ ये एक से ज़्यादा बार रेप्लिकेशन करते हैं, राइट दोस्तों। दिस इज कॉल्ड रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन। तो अभी तक हमने प्लाज्मिड के नॉर्मल जो कैरेक्टर थे, उनकी स्ट्रक्चर थे, उनके बारे में पढ़ा। अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे एक अच्छे प्लाज्मिड वेक्टर के क्या क्या गुण होने चाहिए। फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल दे करके समझेंगे PBr 322 प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में, या PUC 8 प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है। इन सभी जो बचे हुए आपके सिलेबस में मेंशन एग्जाम्पल हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। सो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे PBr 322 प्लाज्मिड वेक्टर का एग्जांपल लेकर कि एक अच्छे प्लाज्मिड वेक्टर में क्या क्या कैरेक्टर्स मौजूद होने चाहिए। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, ए सूटेबल प्लाज्मिड वेक्टर मस्ट हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इट मस्ट हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ DNA। किसी भी प्लाज्मिड के अंदर जितना DNA का अमाउंट मिनिमम रहेगा उसको हैंडल करना, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करना या उसको प्योरिफिकेशन या मैनिपुलेशन करना उतना ही आसान हो जाएगा। नंबर सेकंड पॉइंट आता है इट शुड बी ईजिली आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल। उस सेल के अंदर उसको आसानी से हम आइसोलेट कर सकें, इस तरह के कैरेक्टर्स उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। नंबर थर्ड पॉइंट आता है इट शुड पजेस ए सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर वन और मोर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हम डायग्राम की मदद से ही समझ सकते हैं। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है PBr 322 प्लाज्मिड वेक्टर का डायग्राम, जिसकी मदद से हम समझेंगे कि एक रेस्ट्रिक्शन साइट में एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट मौजूद होनी चाहिए। ऐसा क्यों है दोस्तों? जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिखाई दे रहे हैं और जिनके अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट है, यानी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट मौजूद है यहाँ पर प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर, जहाँ पर वो कट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए इको आर फर्स्ट एंजाइम लिया है, ये सिर्फ यहीं पर पूरे प्लाज्मिड वेक्टर में सिर्फ ये यहीं पर कट प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि इसका जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो यहीं पर है। अगर सपोज करो कि इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट 2-3 जगह और पर भी हो तो ये क्या करेगा, एक ही एंजाइम 2-3 जगह कट प्रोड्यूस कर देगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो DNA लाइगेज एंजाइम है उसको बाइंडिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पर कट करेगा तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर भी कट कर देगा, यहाँ पर भी कट कर देगा, तो इससे DNA लाइगेज जो एंजाइम होगा उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी बाइंडिंग करने में, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है इट शुड पजेस ए सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर वन और मोर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक या एक से ज़्यादा एंजाइम्स के लिए सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, ताकि वो एक ही जगह कट प्रोड्यूस करे, एक से ज़्यादा जगह नहीं, राइट। इट शुड हैव एटलीस्ट 2 suitable मार्कर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि आप पता लगा सकें कि कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लोग एक वेक्टर लेते हैं, राइट। आपने एक प्लाज्मिड वेक्टर ले लिया, प्लाज्मिड वेक्टर में आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से उसमें कट प्रोड्यूस कर दिया। कट प्रोड्यूस करने के बाद आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी आपका जो डिजायर्ड जीन है आपने उसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया। अब आप इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट DNA, राइट। अब आपने इसको कहा रिकॉम्बिनेंट DNA। इस रिकॉम्बिनेंट DNA को आप होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, अब उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। मल्टीपल कॉपीज बनने के बाद आपकी जो इच्छा होती है कि अब देखते हैं कि प्रोडक्ट बना या नहीं बना, तो आप लोग फाइनली रिजल्ट में क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट नहीं बना है। तो जब प्रोडक्ट नहीं बना इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था
वो वहाँ पर जो हमारा जो वेक्टर है, जो प्लाज्मिड वेक्टर, उससे इंटीग्रेट नहीं हुआ था। तो इस तरह की झंझट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्कर्स का यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। अब यहाँ पर हमने जो PBr 322 प्लाज्मिड के अंदर जो हमने सिलेक्टेबल मार्कर्स यूज़ किया है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हमने यूज़ किए हैं। ये जीन्स एक तरीके से मार्कर की तरह यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का क्या मतलब हुआ? किस बैक्टीरिया के अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस हुआ है और किस बैक्टीरिया के अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, राइट। तो जिसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो इन दोनों को हमें डिफाइन करना होगा ताकि हम इसको आइसोलेट कर सकें। ट्रांसफॉर्मेंट को आइसोलेट करके हमें उसी की ही मल्टीपल कॉपीज़ बनानी होगी, उसी को हम ग्रो करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसलिए यूज़ किया जाता है इट शुड हैव एटलीस्ट, इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छे प्लाज्मिड के अंदर इट शुड हैव एटलीस्ट कम से कम 2 सूटेबल मार्कर्स होने चाहिए ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, आइडेंटिफिकेशन कर सकें कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। दोस्तों, ये जो PBr 322 प्लाज्मिड वेक्टर होता है ये एक मैन मेड प्लाज्मिड वेक्टर है, आर्टिफिशियली इसको बनाया गया है, राइट। इसको एक या मतलब जितने भी नेचुरल फॉर्म में पाए जाने वाले जो प्लाज्मिड वेक्टर है उन सभी के अंदर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको आइसोलेट किया गया और एक अलग से प्लाज्मिड वेक्टर बनाया गया। ठीक है दोस्तों, इट मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लाज्मिड, ये जो PBr 322 प्लाज्मिड वेक्टर है इसको काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है और इसके अंदर लगभग 4362 बेस पेयर्स होते हैं और इन सभी के सभी बेस पेयर्स का जो सीक्वेंस है वो ज्ञात है, नोन है, राइट। इट्स एंटायर बेस पेयर सीक्वेंस इज नोन। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द 3 प्लाज्मिड। ये जो PBr 322 प्लाज्मिड वेक्टर है ये 3 प्लाज्मिड से मिलकर बना हुआ है। एक सिंगल हमने प्लाज्मिड बनाया है जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है, इसीलिए इसका वाइडली यूज़ किया जाता है, राइट, क्योंकि इसके अंदर 3 प्लाज्मिड के कैरेक्टर मौजूद हैं। ये जो दोस्तों PBr 322 है, ये वर्ड है, ये कैसे लिया गया? तो ये P कहाँ से लिया गया है? P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड। P जो है ये डिनोट कर रहा है प्लाज्मिड को, और ये जो Br है ये साइंटिस्ट के नेम को डिनोट कर रहा है, राइट। किस साइंटिस्ट ने इसको बनाया? तो 2 साइंटिस्ट ने इसको मिलकर बनाया, एक है बॉलिवर और दूसरे हैं R रोड्रिग्ज। ये 2 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको बनाया, तो इसलिए उसी के नाम से P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, Br बॉलिवर एंड रोड्रिग्ज। और ये जो आप देख रहे हैं 322, ये एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है क्योंकि सेम लेबोरेटरी के अंदर आप इसको बना रहे हैं। तो और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ PBr 322 ही प्लाज्मिड वेक्टर बनाया गया, इसके अलावा PBr 327, 25, 28 ये सब भी बनाए जा चुके हैं। तो हमें क्या करते हैं, हम एक नंबर, पर्टिकुलर नंबर दे सकते हैं ताकि इनको आपस में हम डिस्टिंक्ट कर सकें, अलग कर सकें, राइट, इनको हम पहचान सकें। दोस्तों, प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर एक ORI एक साइट प्रेजेंट होनी चाहिए जहाँ से ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, राइट। एक अच्छे प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ORI साइट प्रेजेंट होनी चाहिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये एक होती है और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, सेल के अंदर ये एक से ज़्यादा भी होती है, यानी आप कह सकते हैं मेनी होते हैं, राइट। तो ORI जो साइट होती है दोस्तों, इसमें जो कॉपी नंबर अगर इसका हाई होगा तो हम हाई मल्टीपल कॉपीज़ अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की बना सकते हैं। तो कोशिश करें जो आपका ORI साइट है उसमें वो मल्टीपल कॉपीज़ वाला होना चाहिए, राइट। बहुत सारी कॉपीज़ जो बनाने वाला, जितना ज़्यादा हाई कॉपी नंबर होगा उतना ही प्रोडक्ट हमारे में ज़्यादा मिलेगा, राइट। और ये ORI होता क्या है, यहाँ से जैसे ये यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लाज्मिड वेक्टर PBr 322 के अंदर, तो इस डायग्राम में ये है ORI साइट, और इससे आगे जितना भी आप दिख रहे हैं यहाँ से DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, राइट। यहीं से DNA रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। और अगर आप यहाँ पर एक फॉरेन DNA कट प्रोड्यूस करके एक फॉरेन DNA यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएगी। जैसे जैसे रेप्लिकेट करेगा उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पॉइंट, जीन्स कन्फर्मिंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक एंड एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो PBr 322 है इसके अंदर हमने 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स यूज़ किए हैं, ऐड किए हैं, जिसकी मदद से हम पहचान जाते हैं कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है। तो ये एक तरीके से यूज्ड एज ए मार्कर्स की तरह यूज़ होते हैं, राइट। यहाँ पर हमने जो मार्कर्स यूज़ किया है, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ही मार्कर की तरह यूज़ होता है। मार्कर की तरह और भी चीज़ें हैं,
जो कि प्लाज्मिड के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमोजेनिक मार्कर, इसके बारे में आपने सुना होगा, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है क्रोमोजेनिक मार्कर के बारे में। क्रोमोजेनिक मार्कर ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल प्रोसेस है, हालांकि अगर आप इसकी मदद से पहचानोगे कि कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लेट प्रोसेस होता है, राइट। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो इसलिए हम जनरली जो नया मेथड यूज़ करते हैं वो है क्रोमोजेनिक मार्कर। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। नंबर 3 पॉइंट आता है यूनिक रिकॉग्निशन साइट फॉर 20 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जो हमारे पास PBr 322 हमारे पास प्लाज्मिड वेक्टर है, इस वेक्टर में 20 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए एक यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट है जहाँ पर वो कट प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ एक ही जगह होती है जहाँ पर वो कट प्रोड्यूस कर सकता है, इससे ज़्यादा कट वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, जैसे ये हमारे पास इको R2 है, ये सिर्फ यहीं पर कट प्रोड्यूस कर सकता है, बाकी और कोई भी जगह पर ये कट प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि इसके लिए जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो सिर्फ एक ही है, वो जो कि यहाँ पर मौजूद है। अगर 2 होती तो वो 2 जगह कट प्रोड्यूस कर सकता था। तो इसलिए एक अच्छे प्लाज्मिड के क्या गुण होने चाहिए कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, उसके लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे इसके बारे में, सम ऑफ दिस साइट लाई विद इन द मार्कर्स एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। इसमें से कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट ऐसी हैं जो कि मार्कर्स के अंदर भी लाई कर रही हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, ये हिन सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर इसको कट प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो आप क्या देख रहे हैं, सम ऑफ दिस साइट्स लाई विद इन द मार्कर्स एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन जीन्स, राइट। द प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट विद इन द मार्कर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड ampicillin resistant genes permit an easy selection of the transformant cell having a recombinant PBr 322। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बात की गई है, जिसके बारे में मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरह से। दोस्तों यहाँ पर ये जो बीच में यहाँ पर लाई कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन साइट, इससे हमें मदद मिल जाती है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया जानने के लिए, या ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर हमारा PBr 322 प्लाज्मिड वेक्टर इंसर्ट हो चुका है, इंट्रोड्यूस हो चुका है, और ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, उन दोनों में डिफरेंस हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो आप देख रहे हैं, ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर टॉपिक आएगा, जो कि 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़ होने वाला वर्ड है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमारे पास PBr 322 प्लाज्मिड वेक्टर है। इसमें मैंने आपको बताया, इसमें 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं। पहला यहाँ पर जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है, ये है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये क्या करता है, इसका काम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका काम ये होता है कि अगर आप बैक्टीरिया के चारों तरफ एम्फिसिलिन का एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक का एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, तो ये जो जीन है वो तुरंत एक्टिव होकर के उस बैक्टीरिया को बचा लेता है। अगर ये इस जीन्स को आप निकाल देंगे बैक्टीरिया के अंदर से, तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा उस एनवायरनमेंट के अंदर, एम्फिसिलिन एनवायरनमेंट के अंदर वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जो जीन है वो आपने निकाल दिया है, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर में, ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अगर आप बैक्टीरिया के चारों तरफ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें, तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया जीवित रहेगा। क्यों जीवित रहेगा? क्योंकि उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्ट करने वाला एक जीन मौजूद है। अगर आप इस जीन को निकाल देंगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है? अगर आप, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो इन जीन्स में भी मौजूद है, तो अगर यहाँ पर मैं कट प्रोड्यूस करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे ये जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ये अपना जो एक्टिवेशन है वो खो देगा। यानी इसकी जो प्रॉपर्टी थी कि ये एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक के इन्वायरमेंट से इसको बचा लेता था, वो नहीं बचा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इनएक्टिव हो जाता है। इसी को कहा जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वर्ड को ध्यान से देखो, जैसे ही आप इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, ये इनएक्टिव हो जाता है। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो खो जाती है, वो जो है पूरी तरह से लॉस हो जाती है। इसी को कहा जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो अब क्या होगा, देखिए, जैसे आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें ऐड कर दिया, तो ऐड हुआ है या नहीं हुआ है ये हम कैसे पता करेंगे? हम क्या करेंगे, हम इसको जो है इसके चारों तरफ एम्फिसिलिन का एक एंटीबायोटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। अगर वो बैक्टीरिया उसमें मर जाता है इसका मतलब हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऐड हो चुका है। अगर वो जिंदा रहता है दैट मीन्स कि वो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऐड नहीं हुआ है,
ठीक है, क्योंकि अगर ऐड होता तो इससे क्या होता है कि वो जो है इसके अंदर अगर ऐड हो जाएगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो लॉस कर देगा। ठीक है, और लॉस करेगा तो एंटीबायोटिक इन्वायरमेंट में डेफिनेटली वो मर जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा रिपीट करके एक बार फिर से इसको समझिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। राइट, वीडियो को 2-3 बार देखें अगर नहीं समझ में आ रहा है। राइट, दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए, ये जो आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देख रहे हैं इन सभी के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट मौजूद है इस जीन्स के अंदर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स के अंदर। जैसे यहाँ पर बाम H1 है, हिन थर्ड है। अगर आप बाम H1 की जगह यहाँ पर मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ पर कट कर दूँ इस रेस्ट्रिक्शन साइट में और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देता हूँ, तो अब क्या होगा? जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो आपको ये पता लगाना है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आपको ये पता लगाना है तो आप क्या करेंगे, आप एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और बैक्टीरिया को उसमें रख देंगे। अगर वो बैक्टीरिया बच गया दैट मीन्स कि वहाँ पर हमारा जो जीन है वो इंटीग्रेट नहीं हुआ है, क्योंकि इंटीग्रेट होने का मतलब है कि इस प्रॉपर्टी को लॉस कर देना। ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, वो जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी वो लॉस कर देगा, और अगर वो मर गया दैट मीन्स वो इंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको समझानी थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। आई थिंक आपको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसके ऊपर मैं अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में एक वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके रिप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि आप सूटेबल मार्कर या सेलेक्टेबल मार्कर के लिए सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का ही यूज़ करें। आप लोग ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया को पहचानने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और भी मार्कर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम सूटेबल मार्कर यूज़ कर रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स का, ये मार्कर्स काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। हम लोग एक स्मॉल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोजेनिक मार्कर। ठीक है, अगर आप इस प्लाज्मिड के अंदर अगर क्रोमोजेनिक मार्कर का यूज़ करते हैं तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कैसे पता चलता है? चूंकि आपको पता होना चाहिए क्रोमोजेनिक का मतलब क्या है। अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट करें तो क्रोमो का मतलब होता है कलर, जेनिक का मतलब प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, यानी कलर जनरेट। यानी इससे पता चल रहा है कि ये जो है कलर के माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो बैक्टीरिया है वो रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है, या आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। राइट, इस प्रोसेस में होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं उनमें लैक-जेड जीन्स होते हैं। राइट, वो जीन्स क्या करते हैं, वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम बेसिकली क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड 5-ब्रोमो-4-क्लोरो बीटा गैलेक्टोपाइरेनोसाइड को ये मेटाबोलाइज करता है, और जैसे ही इसको मेटाबोलाइज करता है तो हमें कंपाउंड प्राप्त होता है इंडिगो कलर्ड कंपाउंड। इस कंपाउंड की वजह से जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो हमें ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है। राइट, अब हम क्या करेंगे, हम उस जीन्स के अंदर अगर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। सोचो ज़रा, अगर हम उस जीन्स के अंदर जो मैंने आपको बताया जो जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, हम अगर उस जीन के अंदर ऐड कर देंगे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो इससे क्या होगा, उसका हो जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी कि अब वो एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। राइट, अगर वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो जो है हमारा जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसको वो मेटाबोलाइज भी नहीं करेगा। अगर वो उसको मेटाबोलाइज नहीं करेगा तो कॉलोनी ब्लू कलर में प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। ठीक है, ब्लू कलर में आपको कॉलोनी बैक्टीरिया की नहीं दिखाई पड़ेगी, यानी वाइट कलर की कॉलोनी दिखाई पड़ेगी। तो अगर ब्लू कलर की कॉलोनी दिखाई दे रही है तो आप लोग कह सकते हैं कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऐड नहीं हुआ है। अगर वाइट कलर की वहाँ पर कॉलोनी प्रोड्यूस हो रही है तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऐड हो चुका है। तो इस तरह से भी आप लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। और ये सबसे ज़्यादा क्रोमोजेनिक जो मेथड में आपको बताया, ये मार्कर जो है काफ़ी आसानी से बहुत ही कम समय में बता देता है एज कंपेरिजन जो कि आप यूज़ कर रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के बारे में। राइट, अभी तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया है, आप लोग इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। ये 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से बना लीजिए। राइट, आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक अच्छे प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर कौन कौन से गुण, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए ताकि हम उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ कर सकें। इसको फटाफट नोट कीजिए। स्टूडेंट, PBr 322 प्लाज्मिड वेक्टर को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस में 2 और प्लाज्मिड वेक्टर है जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
नंबर सेकंड है PUC8 प्लाज्मिड वेक्टर, नंबर थर्ड है PGEM3Z प्लाज्मिड वेक्टर। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं PUC8 प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में। ये जो PUC8 प्लाज्मिड वेक्टर है ये PBr 322 प्लाज्मिड वेक्टर से ही व्युत्पन्न हुआ है, उसी से ही ड्राइव्ड हुआ है। PUC8 इज ए ड्राइव ऑफ PBr 322 प्लाज्मिड वेक्टर। इट इज़ मच स्मॉलर, ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लगभग 2.7 किलो बेस पेयर का होता है। इट हैज़ फॉलोइंग 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ड्राइव इट फ्रॉम PBr 322। PBr 322 प्लाज्मिड वेक्टर से ही ये दोनों पार्ट ड्राइव हुए हैं। नंबर फर्स्ट एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स, नंबर सेकंड कोल इवन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो आइए इसके बारे में भी आप लोग लिख लीजिए। इट ऑल्सो हैज़ लेक-जेड जीन्स ड्राइव्ड फ्रॉम E. coli के अंदर जो लेक-जेड जीन्स प्रेजेंट होता है वो इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, राइट। जैसा कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो लेक-जेड जीन्स होता है ये एक एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, राइट। इसी के बारे में जस्ट मैं आपको बता रहा था, वो इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, इस प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। ए पॉलीलिंकर सीक्वेंस हैविंग यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट लाइज इन द लेक रीजन। ये जो लेक-जेड जीन्स है इसी रीजन्स के अंदर एक पॉलीलिंकर सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है जिसमें एक यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। अगर उस रेस्ट्रिक्शन साइट पर हम अपना डिजायर्ड जीन या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें ऐड करते हैं तो ये जो लेक-जेड जीन्स होता है ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, राइट। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। ए पॉलीलिंकर सीक्वेंस हैविंग यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट लाइज इन द लेक रीजन व्हेन DNA इंसर्ट इन क्लोन। अगर हम क्लोन करने के लिए DNA को इसमें इंसर्ट करते हैं तो दिस रीजन, ये जो रीजन है द जीन्स ऑफ इनएक्टिवेटेड, इस रीजन की जो लेक-जेड जीन्स होता है ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जो कि जस्ट मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ। The transformed bacterial cell with recombinant DNA molecule are beta glycosidase deficit and are easily selected। इसी की वजह से हम आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा बताया था, यहाँ पर पूरी तरह से लिखा नहीं है लेकिन मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली पूरा बताया था कि ये एंजाइम एक पर्टिकुलर कंपाउंड को मेटाबोलाइज करता है और उसकी वजह से एक ब्लू कलर प्रोड्यूस हो जाता है, एक ब्लू कलर की बैक्टीरियल कॉलोनी प्रोड्यूस हो जाती है। अगर इनएक्टिवेट हो चुका है जीन्स तो उस समय वाइट कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अगर जीन्स जो है वो एक्टिवेट रहता है तो उस समय ब्लू कलर की कॉलोनी हमें दिखाई देगी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स यहाँ पर क्रोमोजेनिक मार्कर इसमें प्रेजेंट रहता है, जो कि इसमें लेक-जेड जो जीन्स होता है वही एक तरीके से ये जीन्स क्रोमोजेनिक मार्कर की तरह यूज़ होता है, राइट गाइस। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। PUC8 has become one of the most popular E. coli cloning vector. Other vector in PUC series के अदर जो वेक्टर हैं PUC9, PUC12, PUC13, राइट। ये सब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर ये सब बनाए गए हैं, तो इसी के नाम से PUC8 या फिर PUC12, इसी ये सीरीज़ नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, राइट। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता चल गया होगा। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे PGEM3Z प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में। ये जो प्लाज्मिड वेक्टर होता है ये भी PUC प्लाज्मिड वेक्टर के ही सिमिलर होता है, ये भी उसी तरह के जीन्स कैरी करता है जो कि PUC प्लाज्मिड वेक्टर कैरी करता है और इसका भी बिल्कुल सेम साइज होता है। तो आइए इसके बारे में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। दिस प्लाज्मिड वेक्टर इज सिमिलर टू ए PUC वेक्टर। इट इज almost of the same size and has the same functional nodules, amphisilin resistant genes, कोल इवन ऑरिजिन एंड लेक-जेड सीक्वेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया ये इसी तरह के जीन्स कैरी करता है। एंड इन एडिशन टू E. coli, some gram negative and gram positive bacteria are also used as a cloning vector for a medical and agriculture studies। दोस्तों E. coli के साथ साथ जो हमारा बैक्टीरिया E. coli होता है उसके साथ साथ कुछ ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक तरीके से क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज होते हैं मेडिकल एंड एग्रीकल्चर स्टडीज़ के लिए, राइट। PK2 प्लाज्मिड इज ए क्लोनिंग व्हीकल ऑफ दिस कैटेगरी। ये जो PK2 प्लाज्मिड होता है ये भी इसी कैटेगरी या इसी श्रेणी का, ये सीरीज का एक क्लोनिंग वेक्टर होता है, राइट। स्पीसीज ऑफ स्यूडोमोनास ऑल्सो हैव वैरायटी ऑफ प्लाज्मिड। ये जो बैक्टीरिया होता है स्यूडोमोनास, इसकी स्पीसीज के अंदर कई तरह की वैरायटी के प्लाज्मिड मिलते हैं जिनमें से सम ऑफ दिस प्लाज्मिड आर एन एक्सीलेंट वेक्टर फॉर क्लोनिंग स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ DNA। स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ DNA के लिए ये एक्सीलेंट वेक्टर माने जाते हैं, राइट। एंड यूज्ड एज ए टूल फॉर द स्टेबलाइजिंग ऑफ cDNA लाइब्रेरी। इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, स्टेबलाइजिंग ऑफ cDNA लाइब्रेरी। तो हमने यहाँ पर 3 तरह के प्लाज्मिड वेक्टर पढ़े जो कि आपके सिलेबस के अंदर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट वेक्टर को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और किसी तरह का और भी अगर आप टॉपिक चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। बाय बाय।